Hello my dear students, today I will teach you 10th history, first chapter and topic number 6, nationalism and imperialism. प्रीवियस वीडियो में मैं एलोगोरी के बारे में बताई थी कि किस प्रकार एलोगोरी के माध्यम से किसी भी नेशन को एक फेस मिलता है, यानी किसी भी नेशन के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है उस आइडिया के तहत हम उस कंट्री को पर्सनिफिकेशन करते हैं और पर्सनिफिकेशन के बाद उस नेशन को एक फिगर के रूप में हम ड्रॉ करते हैं ताकि मेरे अंदर एक पैट्रियोटिक फीलिंग अपने देश के प्रति जागृत होती है, अपने देश के प्रति एक नेशनलिज्म की भावना जागृत होती है। आज मैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म इन दोनों टर्म को समझेंगे। नेशनलिज्म हम समझ ही रहे हैं और साथ में हम इम्पेरियलिज्म यानी नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ कब और कैसे वहाँ पे इम्पेरियलिज्म उत्पन्न हो जाती है और हमारे देश के लिए बहुत ही ये घातक सिद्ध हुई है। हमारे देश ही नहीं, ये कहानी यूरोपियन कंट्री की है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड वाइड एरिया में डिस्प्ले हो जाती है। अब हम सबसे पहले नेशनलिज्म समझते हैं। नेशनलिज्म इट मीन्स नेशनलिज्म का ही अदर नेम पैट्रियोटिज्म भी बोला जाता है। पैट्रियोटिज्म इस मीन्स हमारे अंदर जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स होती है, मीन्स टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी हमारे कंट्री के ऊपर अगर किन्हीं का डोमिनेशन है तो उससे हम अपने आप को आज़ाद कराते, इंडिपेंडेंट कराते हैं और वहाँ पे हम अपनी कल्चर और लैंग्वेज को लागू करते हैं और दूसरे के कल्चर और लैंग्वेज को हम एबॉलिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि नेशनलिज्म अगर किसी कंट्री में आती है तो क्या रिजल्ट होती है, यानी कि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारा ट्रेडिशन, हमारी कल्चर, लैंग्वेज सब सेम हो जाती है। अब आगे हम समझेंगे इम्पेरियलिज्म क्या है। इम्पेरियलिज्म ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ए रिच और पावरफुल कंट्री, यानी कि नेशनलिज्म इट मीन्स सब नेशन के लिए अलग अपनी अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग्स होती है। जैसे यूरोपियन कंट्री में हम जर्मनी को देखें, ऑस्ट्रिया को देखें, पर्सिया को देखें, रशिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, सब में अपनी अपनी एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स आगे बढ़ जाती हैं। तो अब जब डिफरेंट कंट्री में जब डिफरेंट नेशनलिज्म हम देखते हैं तो उसमें कोई रिच कंट्री होते हैं, कोई वीक कंट्री होते हैं, कोई पावरफुल कंट्री होते हैं। तो जो पावरफुल कंट्री होते हैं वो वीकर कंट्री पर अपना डोमिनेंस स्थापित कर लेते हैं। तो डोमिनेंस जो स्थापित करते हैं ये दो तरीके से, एक पॉलिटिकली और दूसरा इकोनॉमिकली। और ये जो रिच कंट्री जो वीकर कंट्री पे जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अपना पावर डोमिनेंस स्थापित करते हैं तो इसी को हम इम्पेरियलिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसीलिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज, जो दूसरे कंट्री को कंट्रोल्स करते हैं और जो दूसरे कंट्री को कंट्रोल करते हैं तो वहाँ पे उसका नाम पड़ता है कॉलोनीज। कॉलोनी, हम उस कंट्री के कॉलोनी बनते हैं। जैसे हमारे ऊपर इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का डोमिनेंस था तो हम इंग्लैंड का कॉलोनी बने हुए थे। तो विच आर नॉट रिच एंड पावरफुल, और एक तो पावरफुल कंट्री होता है, दूसरा रिच और पावरफुल नहीं होता है और उनके ऊपर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कंट्रोल कर लेते हैं तो वही इम्पेरियलिज्म कहलाता है। तो जैसे हमारे भारत के ऊपर अंग्रेजों का डोमिनेंस था तो इट मीन्स वो लोग हमारे ऊपर जो इम्पेरियलिज्म स्थापित किए थे, जिसके चलते हम 200 वर्षों तक अपने इंडिया का जो डेवलपमेंट था वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो ये इम्पेरियलिज्म, ये नेशनलिज्म
फैलाने वाले जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं वही बाद में अपने कंट्री को पावरफुल बनाने के लिए दूसरे कंट्री को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वही इम्पेरियलिज्म कहलाता है। अब ये क्लियर है कि इम्पेरियलिज्म क्या है। तो अब इम्पेरियलिज्म यहाँ पे सबसे पहले हम आज इस टॉपिक में चर्चा करेंगे बाल्कन्स ईरा पे, कि बाल्कन्स ईरा पे कैसे रिवोल्यूशनरीज लोग वहाँ पे पहले नेशनलिज्म की भावना फैलाती है, और जब नेशनलिज्म की फीलिंग्स वहाँ फैलती है तो बाल्कन्स ईरा में जितने भी छोटे छोटे टेरिटोरीज हैं, जैसे रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बेनिया है, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे टेरिटोरीज हैं ये पहले रिवोल्यूशनरीज की मदद से, अब ये रिवोल्यूशनरीज की मदद से ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा हम बाल्कन ईरा पे, जैसे हम इटली का यूनिफिकेशन में बता रही थी तो उसमें मेडिटेरियन सी के बारे में बताई थी। तो साउथ में लास्ट बॉर्डर जो एशिया और यूरोप का जो लास्ट बॉर्डर होता है वहाँ पे बाल्कन ईरा का एक एरिया है, आइलैंड। इस प्रकार से छोटे छोटे टेरिटोरीज आपस में बटे हुए हैं और प्रत्येक टेरिटोरीज पर जो डोमिनेंस स्थापित था वो डोमिनेंस स्थापित था आपको ओटोमन एम्पायर का इसके ऊपर, यानी कि ओटोमन एम्पायर का यहाँ पे शासन चलता था। अब यहाँ पे जितने भी जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, जितने भी इसमें छोटे छोटे टेरिटोरीज है, इन सारे के जो सिटीजन थे उनको स्लैव्स कहा जाता था। अब ये स्लैव्स के ऊपर डोमिनेंस है ओटोमन एम्पायर का। तो अब यहाँ पे क्या होता है, रिवोल्यूशनरीज की मदद से जब इस सारे कंट्री, जब यूरोपियन कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग्स फैलती है तो सारे कंट्री अपना एक नेशन स्टेट में तब्दील हो जाते हैं, और जब वो नेशन स्टेट में तब्दील हो जाते हैं तो वहाँ से ये इन कंट्री पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, इन टेरिटोरीज पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ के इसके सिटीजन के अंदर भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स जगती है कि हम भी इंडिपेंडेंट हो, हमारा टेरिटोरीज भी एक नेशन स्टेट में तब्दील हो। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे जो टेरिटोरीज है ये सारे रिवोल्यूशनरीज की मदद से इनको इंडिपेंडेंट करवा दिया जाता है और इनके ऊपर से ओटोमन एम्पायर का डोमिनेंस खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं, इसको कहते हैं एंटी इंपेरियल मूवमेंट। अब जब एंटी इंपेरियल मूवमेंट चलती है तो ये सारे टेरिटोरीज तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होती है कि इन सारे टेरिटोरीज की तो शुरू में अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, ना ही इनका कुछ ना कोई लैंग्वेज था, तो ये सारे अपर टेरिटोरीज अपने एरिया को बढ़ाने के लिए आपस में झगड़ते रहते थे। तो जब अपने एरिया को थोड़ा सा फैलाने के लिए सब आपस में झगड़ते रहते थे, इसी का ये आपसी मतभेद का फायदा वहाँ के यूरोपियन कंट्री में जो पावरफुल कंट्री थे, जैसे पावरफुल कंट्री रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरी, ये सारे कंट्री इनकी मदद के लिए आते हैं, और मदद के लिए नहीं आते हैं बल्कि इनके ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए आते हैं, ताकि अब ये सारे कंट्री डिफरेंट टेरिटोरीज को यहाँ बूस्टअप करते हैं और बूस्टअप करने के साथ साथ इसके ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित कर लेते हैं। अब ये डोमिनेंस स्थापित करने में, जैसे कि मान लीजिए जर्मनी है, इंग्लैंड है, अब ये एक पर डोमिनेंस स्थापित किए, ये होड़ लग गई कि हम एक के बाद कितने अधिक से अधिक हम टेरिटोरीज के ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित कर सके। और यही प्रतिस्पर्धा क्या हो गई आगे चल के, यही बाल्कन्स जो रीजन बन गया आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार का, और फर्स्ट वर्ल्ड वार और इसी एक दूसरे आपसी टेरिटोरीज को अपने ऊपर डोमिनेंस स्थापित करने के लिए ही सारे यूरोपियन पावर आपस में झगड़ पड़ते हैं, और यही फर्स्ट वर्ल्ड वार का रीजन बन जाता है। और उधर हम इटली के यूनिफिकेशन में भी देखे थे कि किस प्रकार
ये जर्मनी के यूनिफिकेशन में भी हम देखे थे कि किस प्रकार पर्सिया फ्रांस को अत्यधिक युद्ध क्षति के रूप में बहुत ज़्यादा पैसे उनसे लेते हैं, या कोई उनके अंदर जो एक मेन पार्ट था उनको भी छीन लेते हैं, जिनके चलते उनके अंदर भी एक प्रकार से पर्सिया के प्रति एक आंतरिक रूप से जलन की भावना वहाँ फैल रही थी। तो वहाँ भी एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है, और यहाँ भी जिसके चलते आगे चल के 1940 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अब सेकेंड चैप्टर में हम मिलेंगे। धन्यवाद।